हो गया। चलो देखिए, कंपोजिशन राइटिंग में अपना आज का अंतिम टॉपिक मानेंगे इसे। हम अब तक 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं 5 में से। 5वीं चीज़ जो दे रखी है आर्गुमेंटेटिव स्किल वाला टॉपिक, वो अपन क्विट करेंगे, छोड़ेंगे उसको, क्योंकि 4 में से कोई 2 आने हैं, 5 में से 2 आने तो एक तो इसमें से बनता ही है, इसलिए कोई खास मकसद नहीं रखता कि 5 और पॉइंट क्या है। फिलहाल ये जो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है इसको हम आज बना करके देखेंगे और तैयार करेंगे। देख रखें, एडवर्टाइजमेंट है विज्ञापन। सब जानते हैं कि विज्ञापन क्या होता है, जानते हैं कि नहीं? सभी को पता है कि विज्ञापन दुनिया में इस कदर हावी हो रहा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति शुरू हो चुकी है, एक कल्चर बन गया। बिना विज्ञापन के कोई भी कार्य सफल होने में अत्यधिक संदेह माना जा सकता है। स्कूल भी अगर खोल रहा है कोई तो सबसे पहले क्या करेगा? विज्ञापन देगा। वस्तुओं का उत्पाद अगर कर रहा है तो बाजार में दुकानों पर जाकर के डाल बेशक देगा वो व्यापारी, लेकिन फैलाने के लिए, उसे दुनिया को बताने के लिए उसका विज्ञापन करना जरूरी होता है। एक प्रचार है, इस प्रचार को करने के लिए वो कई माध्यमों को अपनाता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पैम्फलेट, या जिसको अपन पोस्टर कहते हैं, पढ़ा है। पोस्टर भी क्या है? विज्ञापन का माध्यम बना दिया जाता है। पैम्फलेट्स बढ़ते हैं रोजमर्रा, अखबारों में डालते हैं, उनको घर घर पहुंचा दिए जाते हैं। अखबारों में भी जगह जगह विज्ञापन दिए जाते हैं। मीडिया जितना भी है सबका सब किस में काम में ले रही है? जो दुनिया विज्ञापन में काम में ले रही है। मीडिया टीवी पर देख लो आप, रेडियो पर देख लीजिए आप, इंटरनेट के जितने भी संसाधन चल रहे हैं उन पर देख लीजिए आप। आपके मतलब की चीज़ बाद में खुलेगी स्क्रीन के ऊपर। इंटरनेट का अगर ऑप्शन आपके पास है तो सबसे पहले क्या दिखेगा? विज्ञापन नजर आएगा। कई बार तो इस प्रकार की साइट्स होती हैं जो आपको मतलब की तो चीज़ कभी नहीं खोल के दिखाएंगे और अपने आप ही तरह तरह के विज्ञापनों की झड़ी लगा देंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब उनको जब तक हटाओगे तब तक हो सकता है न जाने किस पर क्लिक हो जाए और कौन सी चीज़ हमारे सामने आने लग जाए। तो विज्ञापन हावी हो रहा है दुनिया के ऊपर। आज से नहीं, बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। एक विचारक है जिन्होंने कहा है, इस विज्ञापन जगत के बारे में कह दीजिए, चाहे व्यापार के बारे में कह दीजिए, जब तक इस दुनिया में मूर्ख जिंदा है तब तक दिमाग वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता। तो उपभोक्तावादी संस्कृति आम लोगों को मूर्ख बना करके ये काम करती है। हमको क्या बनाती है कंपनीज? जो भी चीज़ें हमारे सामने आती है प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या सच्चाई प्रकट करती है? आप खुद देख लीजिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आप खरीदते हैं, उनकी बहुत सारी विशेषताएं आपको बताई जाती है। क्या वो बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी आपके सामने होती है? कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आएगी, लेकिन आप खरीदने के बाद सिर्फ पश्चाताप कर सकते हैं और कुछ नहीं होता। तो विज्ञापन है। अब विज्ञापन हम 2 प्रकार के हमारे कोर्स में दिए हैं। सबसे पहले विज्ञापन में रखा है एडवर्टाइजमेंट के रूप में डिस्प्ले का, दूसरा है क्लासिफाइड का। हमारे लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाइड का आएगा। अब क्लासिफाइड का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है वर्गीकृत। अब इसको वर्गीकृत क्यों कहा जाता है, क्लासिफाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हम इस प्रकार के विज्ञापनों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, श्रेणियां बना देते हैं उसकी। तो श्रेणी बनाने के लिए कह दीजिए, कैटेगरी बनाने के लिए भी कह दीजिए उसको। जब हम इस तरह से इनको विभागों में बांट देते हैं अलग अलग, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, वर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है। दूसरा दे रखा है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जनरली क्या होता है? दीवारों पर चिपका करके चित्र के माध्यम से विशेषताओं को बता करके और बनाए जाते हैं। जगह जगह आपने भी देखे होंगे, आप जिधर भी झाँकोगे उधर दीवारों पर आपको कुछ ना कुछ लगा हुआ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आजकल तो यूँ मान के चले कि मकान बनाने वालों को पुताई करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी विज्ञापन की चीज़ें आपको हर एक दीवार पर लिखी हुई मिल जाएगी, तो वो अपने आप उनकी पेंटिंग कर जाते हैं, आपसे पूछते तक नहीं है। रात को देखेंगे दीवार खाली, सुबह देखोगे बिल्कुल रंगीन दीवार मिलेगी आप। हैं कोने कोने में लगा रखा है लोगों ने विज्ञापन।
छतों के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स में विज्ञापन लग रहे हैं। दिन रात हमें विज्ञापन की दुनिया नजर आती है, कहीं भी देख लीजिए। जो आपके ये एडवर्टाइजमेंट दिए हुए डिस्प्ले वाले, इनको श्रेणी विभाजित करने के लिए अगर बात करें तो 3 विभागों में और बांट दिए जाते हैं, लेकिन हमारा मतलब नहीं है उनसे कुछ भी, आएंगे भी नहीं हमें तो क्लासीफाइड से लेना देना है। तो पहले डिस्प्ले की बात कर लें, इनमें 3 प्रकार और बताए जाते हैं। लोकल होता है, एक स्थानीय, एक रिटेल होता है खुदरा या खुला व्यापार जिसको कहते हैं, एक नेशनल होता है राष्ट्रीय। 3 स्तरों पर इसको बनाया जाता है। जो दूसरा दे रखा है हमारा क्लासीफाइड, उसमें क्लासीफाइड के अंतर्गत हमें ये इतने कुछ प्रकार बताए गए। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक, शादी विवाह से संबंधित आवश्यकता होती है। लड़के लड़कियों को वर और वधू की आवश्यकता होती है एक दूसरे के लिए। तो हम रोजमर्रा के जीवन में भी ये करते हैं कि पर्सनली कांटेक्ट करके और शादियों का कार्यक्रम तय कर लेते हैं। हमारे घर में किसी लड़की की शादी करनी है तो हमको लड़के की तलाश होगी, हम लड़का तलाश करने के लिए जाएंगे। लड़की की शादी करनी है तो लड़का तलाश करना पड़ेगा। लड़के वाला लड़की को तलाश करने नहीं जाता, एक तरफ से काम हो जाता है, दोनों की शादियां हो जाती है, लड़की वाला ही लड़के को ढूंढने जाता है। अपनी आवश्यकताएं जो भी है, अपनी हैसियत जो भी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने वर को तलाश करता है। हो सकता है कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, अच्छा खासा पैसा नहीं दे सकता, मन में तो उसके बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई मेरी बेटी के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही पैसे वाला वर मिले, लेकिन क्या हर एक की इच्छा पूरी होती है? क्या नहीं होती। विज्ञापनों में ये जो दिए जाते हैं हमें, चाहे वो किसी को भी ले लीजिए आप, ज़रूरत ही बताई जाएगी, आवश्यकताओं का ही आपको इसमें विवरण देना पड़ेगा और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तो वैवाहिक विज्ञापन हो गया, दूसरा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। अब आवास में बहुत सारी चीज़ें आती है, रहने के लिए मकान भी है, होटल भी है, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सुविधाएं हैं बहुत सारे, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बंगलो हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जिसको जैसी आवश्यकता है वैसी ज़मीन जायदाद भी आती है। एकोमोडेशन में बहुत कुछ आता है, ये बाकी की बताई गई है। सेल परचेज है ना, ये भी इसी में शामिल किया जा सकता है, खरीदना बेचना है उसको। अब आवास में भी क्या करोगे आप? खरीदोगे बेचोगे तो सही, वो भी विज्ञापन। तीसरा सेल परचेज का है आपका। सेल का मतलब बेचना, परचेज का मतलब खरीदना। क्या खरीदना और क्या बेचना? उत्पाद, सामान, कोई सा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई है नहीं। इंसानों की भी खरीद फरोख्त होती है, लेकिन यहाँ पर बताए नहीं जाएंगे, होती है, लेकिन सामान है और प्रॉपर्टी है, 2 ही चीज़ों के बारे में बताया है। लॉस्ट फाउंड दे रखा है, खोया पाया, कोई भी चीज़ आपकी खो जाती है, आप विज्ञापन देते हैं, उसके बारे में उसकी विशेषताएं बता दें। बैग खो गया, पर्स खो गया, मोटरसाइकिल खो गई, साइकिल खो गई, आदमी भी खो गया, मिसिंग पर्सन भी है इसमें अलग से दे रखा है, वो भी आ जाता है। लॉस्ट फाउंड में मिसिंग पर्सन व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। आदमी भी खो जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, तो सब कुछ लॉस्ट फाउंड में भी आते हैं इस तरीके से। एजुकेशनल में नीचे वाला जो दे रखा है, जॉब वैकेंसी मिलता जुलता है, शिक्षा से संबंधित। अब शिक्षा जहाँ पर आ गई वहाँ जॉब भी आ गया। शिक्षा में जितने भी संस्थान हैं, कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज जितने भी है, जिनको नौकरी देनी होती है उसकी आवश्यकता होती है, नौकरी लेने वालों की आवश्यकता होती है, पढ़ाने की आवश्यकता होती है, जो भी कोर्स वो उपलब्ध करवाते हैं उसकी आवश्यकता बताते हैं। ये सारी चीज़ें जॉब वैकेंसीज और आपके ये एजुकेशनल में शामिल होती है, दोनों के दोनों में एक जैसी। टूर्स एंड ट्रेवल्स है, दुनिया रोज़मर्रा की सैर करती है, सैर करने के लिए क्या चाहिए? ट्रैवल चाहिए, यात्रा करने के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है। जगह जगह कंपनीज बनी हुई है, नाम दे रखा है, उन नाम के मुताबिक अपने यहाँ तो खैर नहीं है, अभी तक इतना बड़ा शहर नहीं है, बड़े शहरों में जाकर के देखिए एक बड़ी व्यापक स्तर पर टूर और ट्रैवल कंपनीज का जाल बिछा हुआ है। आप कहीं भी जाएं, टिकट बुक करवा लीजिए, आपको अच्छी सुविधाएं देंगे, वो वादा करते हैं, लेकिन हो सकता है आपको सीट भी ना मिले, स्टूल और टेबल पर सोना पड़ जाए आपको, बहुत सी बार हो जाता है। टूर ट्रैवल बताया जाता है कि किसी भी जिसको भी
टूर और ट्रैवल कंपनी जिसने बना रखी है यात्रा करवाने के लिए, वो अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को आप तक पहुंचाता है। तो किस तरह से? विज्ञापन के विपरीत। बहुत से लोग होते हैं यात्रा करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो क्या खुद का वाहन ले जाते हैं? ले भी जाते हैं, लेकिन खुद का वाहन ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। किसी को पूरे भारत की सैर करनी है तो वो क्या करेगा? वो किसी टूर ट्रैवल कंपनी का सहारा लेगा। बसेज भी जाती हैं, साथ के साथ ट्रेन के द्वारा भी होता है, फ्लाइट के द्वारा भी होता है। इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग की जाती है वो फ्लाइट्स के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार की टूर और ट्रैवल कंपनी आपको क्या सुविधाएं प्रदान करती है, उन सब के बारे में। इसके बाद में चेंज ऑफ नेम। व्यक्ति कई बार परिस्थितिवश अपना नाम बदलता है। वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या कहलाएगा, उसके बारे में विवरण देकर के अपने नाम को बदलना दर्शाता है किसी अखबार के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से। अगला दे रखा है ड्यूटी फिटनेस। हमारे सामाजिक जीवन में सुंदर बनने की चाहत सबको होती है, क्या आदमी क्या औरत, सबको अच्छा बनने की ज़रूरत होती है। चाहे हेयर सैलून की बात करें, दुकान वाला देखिए आप तरह तरह की स्टाइल से बाल काटने के चित्र लगाए रखता है दुकान में। कोई अमिताभ बच्चन का चित्र मिलेगा, कोई अनिल कपूर का मिलेगा, कोई जगह पर आप देखोगे तो शाहरुख खान का मिलेगा, सलमान का मिल जाएगा। उनकी खोपड़ी को देख करके आपकी खोपड़ी वैसी की वैसी बना देगा। ब्यूटी फिटनेस। फिटनेस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है, योगा करवाते हैं, जिम होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। महिलाओं के लिए भी जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो भी इसका उपयोग करती हैं, जाती हैं, आती हैं। शादी विवाह के संपन्न जो कार्य होते हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को अच्छा दिखाने की हर व्यक्ति को चाहत होती है। तो सबके लिए इस प्रकार के ब्यूटी फिटनेस सेंटर बने हुए हैं। अब उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएँ आपको दी जाती है? केवल खोपड़ी के बाल ही काटे जाते हैं या शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्रीम भी लगाई जाती है? बहुत सी चीज़ें हैं इनमें जो शामिल करते हैं। उनकी सुविधाएं जो भी होती है वो आपको बताई जाती है। इसके बाद में कैनल, जानवरों का व्यापार होता है, खरीद फरोख्त। ज़्यादातर हमारे पास पेट्स की बहुत चाहत होती है। अमीरों का शौक होता है कुत्तों को पालना। गरीब के लिए रोटी नहीं है, और पैसे वालों के कुत्ते एरोप्लेन और कार में घूमते हैं, हवा भी नहीं लगती, एसी में रहते हैं हमेशा। आपके पास सोने के लिए गुदड़ी नहीं है, उनके लिए सोने के लिए बेड होता है आलीशान। आपके पास में झोंपड़ी नहीं है, कुत्ते के लिए शानदार कमरा होता है रहने के लिए। कुत्तों का भी व्यापार होता है, तरह तरह की प्रजाति के कुत्ते होते हैं। उन प्रजातियों के कुत्तों के बारे में आप बताइए, इस प्रजाति का कुत्ता है, ठीक है, उम्र क्या है उसकी, कलर क्या है उसका, ट्रेंड है अनट्रेंड है वो भी बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात आती है कीमत की, तो कीमत भी बता दीजिए। तो इस प्रकार की चीज़ें कैनल के अंदर शामिल की जाती है। तो ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, इनमें ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले होते हैं उनको मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड डिटेल्स के बारे में बता करके आपके सामने दिखा रखा है। देख लेते हैं क्या। देखिए सबसे पहले मैट्रिमोनियल में एज, कास्ट, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस, अपीयरेंस, कॉन्टैक्ट, इनके बारे में जानकारी देनी है आपको। आप किसी का विवाह करने जा रहे हैं तो इनमें से इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम सबसे पहले देखते हैं लड़का सुंदर है या नहीं है, जॉब करता है या नहीं करता है, जॉब के साथ प्राइवेट में है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, एज कितनी है, सुंदर दिखता है कि नहीं दिखता है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, दहेज की मांग तो नहीं कर रहा है, जाति का बंधन तो नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें एज के रूप में, एज माने उम्र हो गई, कास्ट माने जाति हो गई, क्वालिफिकेशन उसकी योग्यता क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्तर कैसा कैसा दिखाई देता है, और बाद में कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क तो हर एक से करना पड़ेगा आपको। कॉन्टैक्ट हर एक में दिए जाते हैं, कॉन्टैक्ट के साथ साथ आप मोबाइल नंबर भी देते हैं, सब में देना पड़ता है। ज़्यादातर अकोमोडेशन के बारे में पूछा जाता है, अकोमोडेशन का प्रकार क्या है, घर कैसा है, ठीक। ब्रीफ रिक्वायरमेंट्स, आपकी बात जरूरत क्या है, संक्षिप्त जरूरतों को लिखिए। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरतें हो सकती है आपकी। भाई पैसे वाले हैं आपको तो हो सकता है कार रखने के लिए आपको एक अलग से गैरेज भी चाहिए, और भी ज़्यादा शौक रखते हैं, हो सकता है आपको खुला हुआ मैदान भी चाहिए लॉन बनाने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति की एक जैसी आवश्यकता होती है। ब्रीफ रिक्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि आपको जो ज़रूरत की चीज़ें वो उसमें लिखते चले जाए। इसके बाद में लोकेशन,
कहाँ स्थित है वो भी बता दीजिए, किस प्रकार की स्थिति में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस तरफ मुँह मकान है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वास्तु का ध्यान रखा जाता है। लोकेशन बता दीजिए पूरी पूरी, फैसिलिटीज क्या है उसके अंदर, नल बिजली के कनेक्शन है या नहीं है, स्टेयरकेसेस लगी हुई है या नहीं है, दीवार पर रंग रोगन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्श पर केवल सीमेंट किया हुआ है, टाइल्स बिछी हुई है, और भी कुछ ग्रेनाइट वगैरह जो भी बहुत बहुत महंगी चीज़ें होती है वो लगी हुई है, रसोई कैसी है, लेट बाथ कैसे हैं, हो सकता है एक नल लगा करके छोड़ दिया गया हो, आपको 10 तरह के नल चाहिए, गीज़र भी चाहिए, ठंडा गर्म पानी ताज़ा भी चाहिए, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी पड़ेगी। साइज बता दीजिए कितना बड़ा चाहिए, किसी का काम 1 कमरे से चल जाता है, किसी को 4 कमरे चाहिए, ज़रूरत जितनी है साइज आकार का जितना बड़ा है वो बता दीजिए, 30 बाई 40 है, वर्ग गज में बता दीजिए, स्क्वायर फीट में बता दीजिए, साइज को बताना पड़ता है चीज़ों के अंदर। कीमत क्या है, असली बात ये आती है भाई, आप सब कुछ कहते तो रहे लेकिन कीमत कितनी होगी, लाखों में बात होगी, यहाँ पर 1000 में काम नहीं चलेगा, 1000 में तो कोई भी चीज़ जो एकोमोडेशन की वो उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर 1000 की बात करें तो शायद किराए का कमरा भी ना मिले ढंग का सा, मिल जाता है कि 1000 रुपये, 1000 की बात कर रहे हैं अपन, मिल जाता है क्या, नहीं मिलता। जैसा शहर होगा वैसे कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। गंगापुर सिटी में भी शायद हमारे शहर में मुश्किल उपलब्ध हो 1000 रुपये में तो मिल जाता है, नहीं मिलेगा। मरे से मरा पैसा आपको 2-2.5 हज़ार रुपये तो देना ही पड़ेगा प्रति महीने। ज़्यादा सुविधाएं नहीं होंगी, एक छोटा सा कमरा होगा, पंखा होगा, बिजली होगी, जिसमें बिजली ज़्यादा जला लेंगे तो ये कह देगा मकान मालिक इसका पैसा अलग से और देना पड़ेगा, सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको। तो कीमत की बात भी की जाती है इस तरीके से। सेल परचेज में सामान भी बिकता है, प्रॉपर्टी भी बिकती है। सामान बिकता है तो सामान का मॉडल, गुड्स वगैरह जो भी होते हैं, वाहन बेचने हैं आपको, मोटरसाइकिल बेचनी है, कार बेचनी है, ट्रक बेचना है, बस बेचनी है, एरोप्लेन भी बेच सकते हैं, बेचे जाते हैं। फाइटर जेट्स भी बिकते हैं हमारे यहाँ तो, हालांकि इनका एडवर्टाइजमेंट बहुत गुप्त रखा जाता है लेकिन होता जरूर है। अभी भारत ने फ्रांस से राफेल यान खरीदे ना, क्या है ये तो व्यापारी का है, हमें क्या पता कि राफेल बनाया फ्रांस ने, कहीं ना कहीं से तो पता चला होगा, तय की गई कीमतें, हमने उसको खरीद लिया, उसकी कुछ विशेषता है तभी तो खरीदा है, वरना क्या हमारे यहाँ पर मिसाइल नहीं है क्या, मिसाइल है लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद घातक है वो, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी। तो हर चीज़ बिकती है, वाहनों के रूप में गुड्स बिकते हैं, प्रॉपर्टी भी बिकती है, जायदाद, जमीन जायदाद भी बेची जाती है, खरीदी जाती है। कंडीशन कैसी है उस चीज़ की, जायदाद है, मकान है, बंगला है, कमरे हैं, इनकी कंडीशन है, स्थिति कैसी है, गाड़ी है तो कैसी है वो, कहीं ऐसी तो नहीं है जो पहिए गायब हो रहे हैं, स्टीयरिंग ही नहीं है, बस है तो छती गायब हो रही है। कंडीशन बतानी पड़ेगी, कितने किलोमीटर चली है, हाथ पैर सलामत है या नहीं है उसके, पहिए वगैरह है या नहीं है उसके, सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ेंगी आप। साइज, अब गाड़ी की साइज की तो ज़रूरत नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी की तो साइज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वाहन खरीदने तो वाहनों में भी फैसिलिटीज़ होती है नहीं होती है, बताइए क्या होती है। आप कंपनी से कार खरीदेंगे, कंपनी आपको म्यूजिक सिस्टम लगा के देगा, कंपनी की कार में आपको एसी भी मिल जाएगा लेकिन हर एक में नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, वाहनों की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। प्रॉपर्टी की बात करें तो मकान आपने खरीदा है, मकान में जितनी आवश्यकताएं आपको हैं, सामान्य सी आवश्यकताएं कम कीमत में काम चल जाएगा, ज़्यादा आवश्यकताएं तो कीमतें बढ़ती हुई चली जाएगी। दोनों बातें दोनों ही चीज़ों पर लागू होती है। गुड्स और प्रॉपर्टी में यही बात है कि जितनी आपको आवश्यकताएं हैं उसके मुताबिक आपका पैसा, कीमत बढ़ती हुई चली जाती है। कंपनी अपने स्तर से सारी चीज़ें लगा करके देती है गाड़ी के अंदर, हो सकता है आप उससे भी बढ़िया चीज़ें लगाना चाहें। गाड़ियों में मिरर लगा रहता है, सामान्य कांच होता है, सवारी का चेहरा पीछे वाली का दिख जाएगा, बैक रियर जो भी देखना है उसका आपको
चलता हुआ आता हुआ जो वाहन है वो नज़र आ जाएगा। लेकिन आजकल के नए नए आधुनिक जो विकास हो रहे हैं उनके अंतर्गत चीज़ों में अपने आप ही वृद्धि होती जा रही है। एक मिरर ऐसा होता है जो वैसे तो देखने पर आपको लगे कांच है साधारण सा, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ड्राइवर ने उसका बटन चालू कर दिया तो अपने आप में कि स्क्रीन का रूप ले चुका है और चित्र नज़र आने लग जाएंगे। कैमरा होता है उसमें लगा हुआ, उसको पूरे के पूरे पीछे के दृश्य को देखने के लिए काम में लेता है। कैमरे से उसका पूरा दृश्य दिखाई देता है। जब आपको मनोरंजन करना हो तो स्क्रीन पर आप कुछ मूवीज़ भी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, सारी सुविधाएं हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आवश्यकता कहलाती है। आपको जैसी आवश्यकता है उसके बारे में बताना पड़ता है। प्राइस लोकेशन इत्यादि होती है गुड्स की, प्रॉपर्टी प्राइस प्रॉपर्टी की भी होती है, गुड्स की भी होती है, लोकेशन होती है प्रॉपर्टी की कहाँ स्थित है। इसके बाद में एजुकेशनल में संस्थान का नाम लिखना है आपको, जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं के बारे में भी दर्शाना है। इसके बाद में कोर्स वो करवा रहा है बाय संस्थान दोनों चीज़ों को करता है। आपका विद्यालय भी एक संस्थान है। ये इतना ही नहीं कि केवल शिक्षा ही शिक्षा देता है। यहाँ पर आर्ट साइंस कॉमर्स ये केवल कोर्स उपलब्ध ही नहीं है, ये फैसिलिटीज ही नहीं है, एलिजिबिलिटी भी लिखा हुआ है, योग्यताएं भी है। क्या विद्यालय स्वयं पढ़ा लेगा छात्रों? नहीं पढ़ाएगा। किसकी जरूरत पड़ेगी? टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट्स होंगी तो योग्यताएं भी उसको जरूरत पड़ेगी। भाई गणित पढ़ाने वाला अध्यापक चाहिए, सीनियर क्लासेस साइंस की हैं तो वो योग्यताओं को भी दर्शाएगा, वांट्स निकालेगा, जगह निकालेगा, वैकेंसी उनके लिए जरूरत पड़ेगी। भाई एमएससी चाहिए, कम से कम बीएड होना चाहिए, अनुभव चाहिए उसको इतना, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है उसके लिए। जॉब वैकेंसीज में भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाता है, वैकेंसीज की संख्या बताई जाती है, जितने व्यक्ति चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज बताई जाती है, सामने वाले को पे स्केल कितनी दी जाएगी। भाई आपके पास में जॉब वैकेंसी आपने निकाली तो पे स्केल बतानी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा पैसा दोगे अच्छे लोग पढ़ाने के लिए आएंगे, अच्छे लोग काम करने के लिए आएंगे। तो पे स्केल का भी बताना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए व्यक्तियों के अंदर, वो सारा लिखना पड़ेगा आपको। डेट एक चीज़ अलग से बताई गई है यहाँ पर। डेट का मतलब जॉब वैकेंसीज में आपने देखा होगा, किसी भी जब जॉब वैकेंसी को आप एडवर्टाइजमेंट के रूप में देखते हैं तो वहाँ पर अंतिम तिथि लिखी रहती है, रहती है कि नहीं होती? आप इतनी तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट होती है किसी न किसी चीज़, वो लास्ट डेट का विवरण देना है। आप कितने से कितने बजे तक, अगर डायरेक्ट किसी व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए बुलवाते हो तो आप ऑफिस में कितने बजे तक उपलब्ध रहते हैं वो समय डाल दीजिए, क्योंकि ऑफिस खुलता हमेशा नहीं है, एक समय बेसिस पर 10 बजे से खुला 5 बजे बंद हो जाए। अब व्यक्ति आया रात के 6 बजे 7 बजे शाम को चलता हुआ, ऑफिस हो गया बंद, तो टाइम भी दिया जा सकता है एडमिशन का। तो ये इस प्रकार से आपके कुछ जो आपके कैटेगरी वाइज एडवर्टाइजमेंट है उनकी विशेषताएं आपके सामने जो आवश्यकताएं लिखी हुई है, इनको देखते हुए हम हमारा एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर जो भी कैसे बनाया जाएगा ये सारी चीज़ें आपको। देखिए एग्जाम्पल के लिए अपन मैट्रिमोनियल में ही सबसे पहले तो देखते हैं वैवाहिक विज्ञापन के बारे में चर्चा करते हैं। ज़्यादा पूछा भी यही जाता है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में जो पूछा जाता है वो विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित एडवर्टाइजमेंट होता है। वर या वधू की तलाश, लड़के की शादी है तो लड़का किसकी चाहत रखेगा? लड़की की। और लड़की की शादी हो रही है तो हमको चाहत होगी लड़के की। दोनों में से ब्राइड की या ब्राइड ग्रूम की आवश्यकता होती है, वर वधू की आवश्यकता होती है इस तरीके से। तो कैसा वर हो, कैसी वधू हो,
उनके बारे में आपको विवरण पूरा लिखना है। पूरा तो भाई किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो सैकड़ों बातें हो सकती है, लेकिन जो हमारे टॉपिक दिया गया है उसमें आपकी सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी लिमिट निर्धारित है। वर्ड लिमिट दे रखी है हर चीज की। कितनी होगी वो? 50 वर्ड्स। और 50 वर्ड्स में 3 या 4 लाइन का विवरण होता है। बहुत बढ़ चढ़ करके भी नहीं लिखना है। जो मूल चीजें होती हैं आवश्यकताओं के रूप में, जो चाहत होती है हमारी, उनका विवरण लिख देते हैं। मान लीजिए हमको अपने भाई की शादी करनी है, तो हमें किसकी जरूरत होगी? किसकी जरूरत होगी? लड़के के लिए किसकी जरूरत होती है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का एक कॉलम बना लेते हैं। इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इस तरह का एक कॉलम ऊपर बना करके बाकी का खाली रखेंगे। जिसकी आवश्यकता है उसका ऊपर पहले हेडिंग डाल दीजिए। हमें जरूरत किसकी है? दुल्हन की आवश्यकता है। लिख दिया हम। गाइड का मतलब होता है दुल्हन, वांटेड का मतलब आवश्यकता, यानी दुल्हन की आवश्यकता है। ये किस में आएगा? हमारा मैट्रिमोनियल में, वैवाहिक विज्ञापन के अंदर। अब शुरुआत आप किस तरह से करें? हम अपने अपने बात को अगर यहां पर रखना चाहें, घर में 4 सदस्य हैं, तो पहले हमारी मंत्रणा होती है कि भाई लड़की कैसी होनी चाहिए। रिश्ता करने जा रहे हैं तो लड़की किस प्रकार की होनी चाहिए? कोई कहेगा गोरी होनी चाहिए, कहते हैं सुंदर दिखाई देने वाली। कोई कहेगा गोरी का क्या करना, गुण होने चाहिए, यानी रूपवान नहीं गुणवान होनी चाहिए। अलग अलग चीजें होती हैं आवश्यकताओं के मुताबिक। फिर हम देखते हैं इसके बाद में पढ़ी लिखी है या नहीं। पढ़ी लिखी है तो कहाँ तक है, पढ़ने के साथ साथ कुछ जॉब भी करती है या नहीं करती। इन सारी चीजों को एक तरफ रख दिया जाए। हो सकता है कद में ही ठिकनी हो, ये भी तो हो सकता है। हाइट भी तो कम हो सकती है उसकी। फिर उम्र की बात आती है। आपका भाई जिसकी शादी हो रही है 22-23 साल का ही, और लड़की की उम्र हो रही है 25 साल की, शादी करोगे क्या? नहीं करोगे। इसलिए पहले अपना विवरण देना पड़ेगा आपको कि हम कैसे हैं और कैसी की हमें आवश्यकता है। तो अपना विवरण दे दीजिए और बाद में जिसकी आवश्यकता है उसका विवरण दे दीजिए। तो क्या क्या शामिल करेंगे अपन ने अभी अभी देखा था। इसके सामने लिखी हुई चीजें शायद अभी भी दिखाई दे रही है मैट्रिमोनियल के रूप में। देख रखिए ना पीछे पीछे नीचे दबा हुआ दिख रहा है। हम देखते हैं सबसे पहले कि बात करते हैं अपन शुरुआत में, तो अपीयरेंस से स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार का है व्यक्ति, खुद और सामने वाला। आपको चाहिए तो आपकी ज़रूरतें क्या है। तो शुरुआत किससे करेंगे? हम कर सकते हैं रिश्ता आमंत्रित किया जाता है, इस प्रकार की लाइन से, या फिर चाहिए शब्द के द्वारा भी किया जा सकता है, आवश्यकता है इससे भी किया जा सकता है। ज़्यादातर चीज़ें यही होती हैं जो हमारे शुरुआत करने के लिए हमें यहाँ पर लिखनी होगी। हर एक नहीं होता, लगभग ऐसा उपलब्ध है। 4-5 गिनती के शब्द हैं जो आप काम में लेते हैं आपकी स्टार्टिंग लाइन बनाने के लिए। तो ऐसी लाइन अपन भी यहाँ पर रिश्ता आमंत्रित किया जाता है या चाहिए से क्या कर सकते हैं अपनी शुरुआत। और रिश्ता आमंत्रित किया जाता है, अंग्रेजी क्या बनेगी भाई?
रिश्ते को क्या कहते हैं? रिलेशन है, संबंध, रिश्ता। आमंत्रित किया जाता है, रिलेशन इनवाइटेड लिखोगे है? इस तरह के शब्दों को नहीं करके और इसके लिए थोड़ा हट करके शब्दों का प्रयोग करेंगे। थोड़ा अच्छे से अपने आप को वोकेबलरी के जो शब्द होते हैं उनके लायक बनाएंगे। आप जितना इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना बार बार में, उतनी नई नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आपकी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप अखबार पढ़ सकते हैं, वहाँ भी आपको नए नए शब्द मिल जाएंगे। विज्ञापनों की दुनिया बहुत बड़ी है, नए नए शब्दों का प्रयोग मिलेगा। कोई किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, कोई छोटी सी जगह में ही काम चला देता है, किसका बड़ा सा पेज भी बढ़ जाता है, उसमें कॉलम भी लिखता है पूरा का। चलिए, आपको चाहिए एक दुल्हन, ठीक है? रिश्ता कौन आमंत्रित करेगा? जो एडवर्टाइजमेंट देगा वो कौन होगा? कौन होगा? किसकी तरफ से आमंत्रित किया जा रहा है रिश्ता? ये बताइए सबसे पहले। क्या दुल्हन चाहिए और दुल्हन ही इस रिश्ते को या दुल्हन के परिवार वाले इस रिश्ते को आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देंगे? किसकी तरफ से जाएगा? किसकी तरफ से जाएगा? ये दूल्हे वाले की तरफ से जाएगा। तो हमारी शुरुआत एक लड़के के रूप में होगी। यहां पर लिख देंगे अलायंस इनवाइटेड। रिश्ता आमंत्रित किया जाता है। 4 के लिए, किसके लिए किया जाता है? हैंडसम, क्षत्रिय बॉय, जाति आ गई, कास्ट दे दिया। रिश्ता आमंत्रित किया जाता है एक सुंदर और गोरे, फिर का मतलब गोरा होता है। लड़के के लिए जो किस जाति का? क्षत्रिय लड़के के लिए। अब उम्र बता दीजिए, कितनी शादी, मतलब उम्र जो होती है कितने साल के लगभग करने की उम्र हो जाती है हमारी? किस उम्र से शादी करते हैं लोग? 20-22 में, 23-24 में, 25 में, 26 में, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो आम शादियाँ होती हैं तो जनरली 25 साल से पहले कर लेते हैं। तो 23, 24, 25 की उम्र को लिखा जा सकता है। तेईस क्या हो गई? ये 23। ये बॉय 23 नहीं है, बॉय तो एक ही है। ये 23 जो लिखा है वो उम्र को लिखा है। हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि एज 23, ऐसा नहीं लिखा। बॉय के बाद हमने लिख दिया 23, अर्थात इसकी उम्र हो गई। ठीक, इसके बाद में कॉमा लगा दीजिए। ये लाइन जो है ना वो शुरुआत इसी से करते हैं अपन, तो इस तरह से लिखी जाती है उम्र को, और उम्र के बाद में हम इसकी हाइट बता देते हैं। क्या हो गया? ये 5 जो लिखा है वो फिट के रूप में होगा। अब 5 फिट के साथ साथ थोड़ी बहुत क्या फिक्स 5 ही होती है? 5 फिट की लंबाई तो शायद कम लगेगी लड़के के रूप में अगर देखी जाए तो। थोड़ा इंचेस को और लिख दीजिए 5 फीट के साथ में कॉमा लगा करके यहाँ पर, यहाँ लिख दिया अपन ने 7 कर दिया। 5 फीट 7 इंच। इसको अगर यूँ नहीं लिखें तो 8 ऐसे भी लगा सकते हैं, ऑब्लिक लगा करके 5 फीट एंड 7 इसके।
ये हो गया, बता दिया आगे। वर्किंग इन एन एमएनसी, एमएनसी का मतलब है आपका मल्टीनेशनल कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय जगत की बहुत सारी कंपनी, प्राइवेट जॉब करता है, लिख दिया स्पष्ट में वर्किंग इन एन एमएनसी। आगे लिखा हुआ है गुड इनकम, आय अच्छी है उसकी। अब देखिए सब कुछ हो गया लड़के के बारे में, अब लड़के के बारे में थोड़ी लिखते चले जाएंगे हम, हमको लड़के के लिए लड़की की आवश्यकता है, तो अपने बारे में तो बता ही दिया। अब बारी किसकी आती है, अब लड़की की बारी आती है। अब इनको साहब क्या है, जरूरत है, तलाश है, तो रिश्ता आमंत्रित किया जाता है गोरे सुंदर क्षत्रिय लड़के के लिए जिसकी उम्र है 23 साल, उसकी लंबाई है 5 फुट 7 इंच, वो एक एमएनसी कंपनी में काम करता, अच्छी आय है उसकी। काफी विवरण हो गया लड़के के बारे में। अब ये क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लुकिंग, ए तलाश कर रहे हैं किसकी, लुकिंग का ब्यूटीफुल, फेयर गर्ल, वहां बॉय लिख दिया, ये लिखा हुआ है ना वहां पर बॉय, यहां गर्ल आ गया। अब जैसे यहां पर बॉय आया, हमने क्या लिखा, उम्र लिखी, इसकी भी उम्र लिख लीजिए। अब उम्र कितनी लिखोगे इसकी, वहां 23 साल है तो क्या 23 लिख देंगे, लिख सकते हैं, बराबर के में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लिखेंगे तो थोड़ा हमारा समाज इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं, तो भारतीय लोग इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे कि लड़के की उम्र तो रह गई कम और लड़की की उम्र हो गई ज़्यादा। तो ध्यान रखना है सारी चीज़ों को, हमने लड़के को कितने उम्र का बनाया है, लड़की की उम्र कम ही होनी चाहिए, चाहे साल भर का डिफरेंस देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देखें, वरना उल्टा सा लगेगा यार कुछ गड़बड़ी हो रही है। इस चीज़ को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गर्ल के साथ में देते हैं यहाँ पर 22, आराम से चल सकता है। 22 के बाद में यहाँ पर फिर से कोमा लगा दीजिए, इसकी हाइट दे रखी है 5'7", तो कम से कम 5 के साथ साथ इतना तो होना चाहिए। फुल स्टॉप लगा दीजिए, हमारा इसके बारे में बात हो गया। अब बहुत आवश्यक चीजें जो जरूरी है, मस्ट बी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रूप रंग के बारे में बता दिया, उम्र बता दी, हाइट बता दी, लेकिन और क्या होना चाहिए बहुत जरूरी है जिसके बारे में है, बोलिए क्या होना चाहिए भाई। लड़का कैसा है देख लीजिए, यहाँ पर लड़का 23 साल, इतने वर्किंग इन एमएनसी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो ये 5वीं छठी पास को लेकर के आया है, निश्चित मान लीजिए। हम एक तरह से मैच करें तो मैच कैसा होता है भाई, आदमी हर किसी के साथ शादी नहीं कर लेता है, अगर हर किसी के साथ शादी कर लेते इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़े। जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दिए ही इसलिए जाते हैं कि कई बार हम जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा व्यक्तिगत तौर पर ढूंढने से नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमको किस तरह की आवश्यकता है, हम इस तरह से एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो होनी क्या चाहिए, होनी चाहिए कम से कम मस्ट बी ग्रेजुएट, कम से कम उसको स्नातक पास तो होना ही चाहिए। और साथ के साथ क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन, तड़क भड़क बातें करने वाली नहीं, सौम्य व्यवहार करने वाली, सुशील होनी चाहिए। ये जरूरत है उसको परिवार के मुताबिक।
फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, स्तरीय परिवार होना चाहिए। स्तरीय परिवार मतलब जैसा इसका है ठीक वैसा ही स्तरीय परिवार होना चाहिए। अब जब इतनी चीजें किसी व्यक्ति को चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया? क्योंकि उसे अपने व्यक्तिगत खोज करने पर ये चीजें नहीं मिली, अखबार में दिया, अखबार में तो सही मिलने के चांस बंद है, तो आपको थोड़ा बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। एक चीज और बढ़ा दीजिए, कास्ट नोवा, जाति का कोई बंधन नहीं है, किसी भी जाति के लड़के से शादी कर सकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला हो गया। अब क्या करना है? अब हमको इसके बारे में पता लगाना है कि भाई लड़की की ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन हमें और क्या क्या चाहिए। अगर मिल जाता है किसी व्यक्ति को ये, वो अपनी लड़की को इसको उचित समझता है इसके लिए, तो वो क्या करेगा? अपने बारे में सब कुछ बताएगा इसको। तो बताने के लिए वो इससे पहले लड़का जो चाहत रखेगा वो उसके बारे में कहेगा कि एक तो फोटो चाहिए कम से कम, ठीक है, और लड़की का पूरा क्या चाहिएगा? बायोडाटा चाहिए। Interested may send complete biodata with a एक शब्द और छूट गया, पासपोर्ट से पहले लगाना है उसको, विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो व्यक्ति क्या करे? इंटरेस्टेड, रुचि रखता है, जिसको आवश्यकता है, वो भेज दे पूर्ण बायोडाटा एक हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के साथ। अब बारी आती है ये एंड होने के बाद में हमारा, अभी भेजे कहाँ पर, किससे कांटेक्ट करें? तो हर चीज में आपको उससे संबंधित जिस व्यक्ति से कांटेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट के बारे में कांटेक्ट, कोई भी नाम दे दो इस व्यक्ति का, एक फ़ोन नंबर दे दिया उसने, 2 4 6 8 संख्या का फ़ोन नंबर। तो जरूरी है कि आप फ़ोन नंबर वही दे जो आपका है, नंबर कोई भी है आइडेंटिकल नंबर देना होता है, आइडेंटिकल एड्रेस बना दिया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, एक अलग तरीका और क्या होता है, एड्रेस तो आप इस तरह से लिख ही देंगे, हर एक में आएगा एड्रेस, ये परमानेंट है मान लीजिए आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बनाएंगे तो एड्रेस तो आपको लिखना पड़ेगा। जिनको हम मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं उसमें क्या होता है, एक चीज और दी जाती है, पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक, पोस्ट बॉक्स नंबर क्या होता है, जिस भी विज्ञापन को, जिस विज्ञापन को आप किसी अखबार में देने जा रहे हैं तो अखबार वाले क्या करते हैं, आपको एक पोस्ट बॉक्स नंबर प्रदान करते हैं। हालांकि इसका नियम कायदा जो भी है वो जानते हैं, पैसा भी लेते हैं अलग से, पैसा अलग से देना पड़ता है, चार्जेस उसके लगते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, आपका जो कॉन्टेक्ट है वो आप तक सीमित रह जाएगा, सामने वाले को केवल क्या मिलेगा, उसको आपका पोस्ट बॉक्स नंबर मिलेगा, तो आपसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो डायरेक्ट कांटेक्ट करने की बजाय जो आपने पोस्ट बॉक्स नंबर दिया पहले उस अखबार के माध्यम तक पहुंचेगा उसके पास में,
और अखबार के माध्यम से उस तक पहुंचने के बाद में, अब चूंकि आपने तो अखबार में दिया ही है, तो न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे, आपको उसको पहुंचा देंगे। आप सीधे तौर पर व्यक्तियों के आमने सामने नहीं आएंगे। इससे आपका काम, थोड़ी जो असुविधाएं होती हैं, जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं लाना चाहते हैं, बहुत से व्यक्ति अपने तक सीमित रहना चाहते हैं कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शादी विवाह संबंधी जानकारियाँ ऐसे नहीं हो जाती, खुले में सारे काम कर दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को दायरे से थोड़ा समेट के रखा जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर का इस्तेमाल होता है। तो पोस्ट बॉक्स नंबर जब दें आप, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं लिखी जाएंगी। फिर केवल और केवल क्या आएगा, फिर पोस्ट बॉक्स नंबर ही आएगा। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट शब्द भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे इसके पर, कॉन्टैक्ट की जगह पर लिख देंगे आप पोस्ट बॉक्स नंबर। 4 अंकों का कोई भी पोस्ट बॉक्स नंबर लिख दीजिए और ये बॉक्स आपका उसके बाद में बना दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। 1 3 5 7 हो गया पोस्ट बॉक्स नंबर। इसके बाद में कुछ नहीं, लेकिन ऐसा भी ना करें कि आपने कांटेक्ट करने के लिए तमाम एड्रेस दे दिया, फोन नंबर भी दे दिया, और क्या शब्द कम पड़ रहे हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर और है, थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा। इस तरह से यूज होता है। पोस्ट बॉक्स नंबर अकेले ही दिया जाता है, उसके साथ में एड्रेस की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा लगभग 50 शब्दों का जो एक मैट्रिमोनियल से जुड़ा हुआ ब्राइड वांटेड के लिए एडवर्टाइजमेंट बन चुका है। अब आगे आप जितने देखेंगे उतने तरह तरह के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें जो भी आपकी आवश्यकता है उनके अनुरूप बताए गए टिप्स को, टॉपिक्स को या रिक्वायर्ड आपकी जो चीज़ें हैं उनको लिखते हुए आप छोटा सा विज्ञापन बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, ज़्यादातर जो भी आप इस तरह की चीज़ें बनाएं उनमें कहीं पर देख लीजिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट का उपयोग नहीं हुआ है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर मस्ट भी लिख दिया, चाहता था यहाँ सी मस्ट भी ग्रेजुएट हो सकता था, नहीं बन सकता था वाक्य, लेकिन हम क्या करते हैं, इन चीज़ों से बचें। पूरा वाक्य निर्मित नहीं करके फ्रेज से काम चलाएं। ज़्यादातर जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उनसे भी बचने की कोशिश करें। कोमा से काम चलाएं, जगह जगह भी नहीं लगाएं, आवश्यकता से अधिक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि कोमा ही कोमा हर जगह लगा दिए वो भी गलत लगेगा। फुल स्टॉप से भी बचें, ज़्यादातर फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करें तो भी बढ़िया। अगर लगातार आपका वाक्य कोई शब्दों के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को बताए जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, तो कोमा के द्वारा भी लग सकता है, हो सकता है फुल स्टॉप लास्ट में ही लगे। छोटे छोटे से भी बनते हैं ना एडवर्टाइज, 2-3 लाइन, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर भी देखें तो अलायंस इनवाइटेड फॉर ए फेयर एंड हैंडसम खत्री बॉय, छत्री बॉय के बाद लिखा हुआ 2357 वर्किंग इन एमएनसी, गुड इनकम के बाद में अपन चाहे तो यहाँ पर अपने इस चीज़ को अलग करने के लिए फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि लड़के के बारे में जानकारी हो, एक की बारे में जानकारी होने के बाद अब दूसरी जानकारी इसके बारे में हम लुकिंग ब्यूटीफुल, फेयर गर्ल, इतने लिखा हुआ है, पढ़े लिखे हैं, इस तरह के, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, कास्ट नोवा, ये पूरा दूसरा हो गया। अब इसमें कहीं भी कोई भी नाउन प्रोनाउन, जो आपके प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया, आई, वी, यू, दे इत्यादि का प्रयोग नहीं है, पर्सन का प्रयोग नहीं किया, इसमें कहने का मतलब है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब अंतिम चीज कि जो भी संपर्क करना चाहता है वो अपने साथ में जो भी चीज़ें भेजनी है उसको रिक्वायर्ड फोटोग्राफ, बायोडाटा इस पते पर भेज दें, और लास्ट में आपका एक बार और 3 फुल स्टॉप में काम चल गया, वाक्य पूरे हो गए। हमने कहीं भी इस तरह का नहीं किया कि साहब इसमें पूरा वाक्य का निर्माण किया, लेकिन फिर भी फ्रेज के रूप में, टुकड़ों के रूप में एक वाक्य का ही रूप कर रहा है हमारा। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद आगे भी आपको याद होती चली जाएगी। ठीक।